यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन 156 और 504। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हम बनाते हैं। माना कि a बराबर 504 और b बराबर 156, ए ग्रेटर देन बी। तो सिंपली जैसे हम ऐसे निकालना सीखे ना, पहले बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम उसी तरह बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। देख कैसे हम क्या करते हैं, 156 से डिवाइड करते हैं किसे, 560 को। तो हम जानते हैं कि 3 मरतबे लग जाएगा। 3 चौक 18, 15 × 45 1 46, घटाने पर 14 में से 8 जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ये तो कट गया या 0 बच गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं 156 से 36 में तो हम भागा तो नहीं देख सकते हैं, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं और लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय से क्या चीज, 504 बराबर कितना है, 156 गुने 3 जोड़ 36। हम देखते हैं यहाँ पर शेष कितना, 36 है ना, यानी कि शेष बराबर कितना है, 36। ये 0 के बराबर तो नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो कहने का मतलब कि हमें इसी प्रक्रिया को पुनः आगे बढ़ाना होगा। हम क्या करते हैं, हम 36 से डिवाइड करते हैं किसे, 156 को। तो 36 चौके 144, कितना हो जाएगा, 2 और 1 कट गया। हम 36 से 12 में भागा नहीं दे सकते हैं, तो इसी वजह से पुनः हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, या इसलिए का साइन दे दीजिए। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से क्या चीज, तो 156, यहाँ तो भाज 156 है ना, तो 156 बराबर कितना लिखेंगे, 36 गुने 4 जोड़ में 12, 36 गुने 4 जोड़ 12। हम यहाँ पुनः देख रहे हैं कि शेष कितना बचा है, शेष कितना है, 12 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मुझे पुनः भाग देना होगा 12 से 36 में। ये प्रक्रिया को हमें पुनः दोहराना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम 12 से भाग देते हैं किस में, 36 में। तो 12 तक कितना हो जाएगा, 36। ये फाइनली कितना बच गया, 0 बच गया। जैसे ही 0 बच गया, हम यहाँ पुनः लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेय से। प्रमेय से क्या चीज, तो 36 बराबर 36 बराबर कितना, तो 12 गुने 3 जोड़ में कितना, 0। यानी फाइनली कितना हो गया, शेष बराबर, शेष बराबर 0 हो गया। जैसे शेष 0 बच गया तो क्या होगा, हम भाग देना बंद कर देंगे, और 0 जिस भाजक की वजह से बनता है वही भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। हम यहाँ फाइनली लिखेंगे कि अतः एचसीएफ, सीधे वो पहले जैसे पढ़ते थे कि एचसीएफ बराबर 12 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें यह लिखना होगा कि 12 आखिर किसका एचसीएफ है, एचसीएफ है किसका, 156 और 504। या तो और दे के लिखिए, ना तो यहाँ पर कॉमा डाल दीजिए, दोनों सही होगा। बराबर कितना, 12। ये आपका क्या हो गया, ठीक। इसी तरह हम दूसरे सवाल को बनाते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। सेकेंड क्या है सवाल, 452 और 455 और 42। हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर 455 और b बराबर 42, जहाँ a ग्रेटर देन b है। 42 से हम भाग देते हैं 455 में,
42 कम 42 घट का आया 3 तो कट गया, 5 नहीं लगाते क्या करते हैं 0 डालते हैं। हम देखते हैं कि 42 से 35 में तो भाग नहीं दे सकते हैं, तो हमें पुनः यह लिखना पड़ेगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज, तो 455 बराबर 42 गुने 10 जोड़ कितना 35। हम देखते हैं कि यहाँ पे शेष कितना है इक्वल टू 35 है, यानी कि डजंट इक्वल टू 0, यानी 35 तो निकला लेकिन 0 के बराबर नहीं है। इस वजह से ये पुनः स्टेप हमें फिर से दोहराना होगा। हम क्या करते हैं 35 से डिवाइड करते हैं किसे 42 में। 35 से कम कितना जाएगा 35 माइनस का कितना आ गया 7 आ गया ना, कट गया। देखते हैं 35 से 7 में तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें पुनः यहाँ लिखना होगा क्या चीज़, लिए यूक्लिड विभाजन, शॉर्टकट में यूक्लिड ना लिख के हम विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं, विभाजन प्रमेयिका से पूरा लिख देना बेटर होता है। 42 बराबर कितना हो जाएगा 35 गुने 1 जोड़ में कितना 7। ठीक, हम पुनः देखते हैं यहाँ पे कि शेष कितना है 7 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यही काम हमें पुनः एक बार फिर से करना होगा। हम क्या करते हैं इस बार 7 से डिवाइड करते हैं किस में 35 में, तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, फाइनली कितना हो गया 0, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन, या मतलब राइट साइड लिखा जाता है, प्रमेयिका से क्या चीज़ 35 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 5 जोड़ 0, यानी शेष कितना हो गया, शेष आपका 0 है। जैसे शेष 0 हो गया तो हम भाग देना बंद कर देते हैं और हम अंत में लिख देते हैं फाइनली कि अतः HCF ऑफ किसका 455 और 42 कितना निकल के आया तो 7, क्योंकि 7 की वजह से नहीं 0 हुआ था यहाँ पे, फिर 7 आपका HCF होगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, हम बाद में कि जो भी क्वेश्चन किसी भी बुक में पढ़ते हैं, जिस रिलेटेड का पढ़ते हो, सारा का सारा सवाल इसी तरह ही बनेगा। जो सवाल नहीं बने आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। यहाँ क्या दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, देखिए कैसा दिया है धनात्मक, पूर्णांक तो है ही लेकिन पूर्णांक में भी कैसा धनात्मक, और धनात्मक में भी कैसा सम 2q के रूप का है, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी पूर्णांक में धनात्मक लेकिन धनात्मक में कैसा विषम, यहाँ पे है सम और यहाँ पे है विषम, विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इस बात यहाँ ये सम है 2q के रूप में और ये 2q प्लस 1 के रूप में है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए इसे कैसे हम बनाते हैं, ये दर्शाना है, दर्शाने के लिए बोले, सिद्ध करने के लिए बोले, प्रूफ बोले, सत्यापित कीजिए, सब एक ही बात है। हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पूर्णांक व धनात्मक है, पूर्णांक में कैसा है धनात्मक है, लेकिन दोनों सवाल एक ही जैसे साथ में कर दिया, सम का भी और विषम का भी। हो सकता है किसी सवाल में सिर्फ सम के बारे में पूछे, सिर्फ विषम के बारे में पूछे, लेकिन इस सवाल में क्या किया सम विषम को एक साथ ही ऐड कर दिया। तो दोनों में कॉमन है धनात्मक पूर्णांक, दोनों में कॉमन क्या है धनात्मक पूर्णांक, हमें धनात्मक पूर्णांक को ही मान लेते हैं, ठीक ना। जो दोनों में कॉमन होगा ना उसे ही मान लीजिए, तो ये सबसे आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, ऐसा लिखते हैं इसे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे धनात्मक बोल दिए, इसी धनात्मक पूर्णांक के अंदर में आ गया सम भी और विषम भी आ गया, सम का भी जवाब मिल जाएगा, विषम का भी जवाब मिल जाएगा। ठीक, और जानते हैं बी बराबर क्या लेते हैं, बी बराबर हम वही लेते हैं जिस रूप में हमें प्रूफ करना होता है। संख्या का जो रूप होता है उसमें अब देखिएगा कि कौन से किस संख्या का प्रयोग किया है। यहाँ देखिए 2 किया है ना, यहाँ पे क्या किया 2 किया है, तो हम b बराबर 2 लेंगे, ठीक ना। और जहाँ क्या लिखते हैं
यहाँ लिखेंगे क्योंकि संख्या का रूप क्या चीज़ है, 2q और 2q+1 के रूप का है, ठीक ना। यानी सम संख्या जो 2q के रूप में है और विषम 2q+1 के रूप का है। या शॉर्टकट हम ये लिख देते, सीधी सी बात है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है BQ+R, जहाँ क्या होता है आर के साथ कंडीशन जानते हैं ना, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी, यही होता है। इस हिसाब से देखने पर क्या निकलता है कि ए बराबर कितना हो जाएगा, बी की जगह पर 2 रखेंगे, 2 क्यू क्या क्यू अब प्लस में कितना आर हो जाएगा। यहाँ पर आर का कंडीशन क्या हो जाएगा, अब तो चेंज हो गया ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 होगा ही होगा, लेकिन लेस देन क्या हो जाएगा, तो बी की जगह कितना आ गया 2 हो गया ना, यानी लेस देन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक बात बताइए कि आर के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि आर के कौन कौन से मान हो सकते हैं, इस कंडीशन को देखते हुए बता सकते हैं कि आर के कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो देखिए हम बोल सकते हैं आराम से, तो हमसे लिखते हैं, इसलिए आर के कुल संभावित मान, यानी कौन कौन सी मान होने की संभावना है, ठीक ना, हम ये लिखते हैं संभावित मान कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर और 0 से बड़ा होता है, लेकिन लेस देन 2 होता है, यानी 2 नहीं होगा, 2 से छोटा ही होगा। तो इसका मान 0 होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 के बराबर है ना, और बराबर चलते तो 1 होगा, क्योंकि 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 से लेस देन बोलता है, इसलिए सिर्फ इसका क्या होगा, आर का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हम इस आर के वैल्यू पे अलग अलग, यानी कि आर का हम अलग अलग वैल्यू रख के हम ए ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, आर के 2 मान है, एक 0 और 1, तो एक बार 0 रखने पे ए का वैल्यू क्या होता है और 1 रखने पे ए का वैल्यू क्या होता है, हम ये देखते हैं। देखिए जब आर बराबर 0 हो तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा, 2q+ कितना दिया है, आर दिया है ना, तो कितना हो जाएगा 2q+0, यानी फाइनली कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2q। और आगे देखिए यहाँ बनाते हैं हम, क्या दिया है, जब आर बराबर कितना हो 1 हो तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2q+1, आर तो 2q+1 हो जाएगा ना, ये ऐड तो हो नहीं सकता, तो ये इसी रूप में रह जाएगा। अब मेरे पास आर के मान तो है नहीं जो हम ये ज्ञात करेंगे। अब आते सवाल पे, हमसे ये पूछता है इस आर के संभावित मान पे तो हमने कैलकुलेट तो एक कर लिया, इसमें ये पता करना है कि कौन से सम का रूप है, यानी कि सम धनात्मक पूर्णांक का रूप है और कौन से विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप है। तो हम एक चीज जानते हैं कि सम संख्या का कैसे पता करते हैं, तो भी संख्या सम है कैसे, तो हम जानते हैं सम संख्या की परिभाषा ही होती है कि जो संख्या 2 से पूर्णतया कट जाए वो सम है, जो 2 से पूर्णतया न कटे वो विषम है। तो हमने जो r = 0 पर ए का मान ज्ञात किया है 2q, तो ये बताइए कि ये 2q जो है 2 से डिवाइड है, अगर 2 से कट जाएगा तो सम हो जाएगा, नहीं कटेगा तो विषम होगा। हम जानते हैं कि ये 2 से कटेगा कैसे, तो हम ये देखते हैं ऐसे, अलजेब्रा हम तो पढ़ चुके हैं ना, ऐसे जैसे 2x में 2 से डिवाइड करते हैं, x की जगह क्या क्यू लिखा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू बचेगा, यानी हम फाइनली बोल सकते हैं ना 2 से डिवाइड तो हो गया ना, भागफल के रूप में क्यू बचा, डिवाइड तो हो गया, इसका मतलब है कि 2q क्या है सम हो गया, 2q क्या है सम है, यानी ये क्या चीज़ है सम है। ओके, और छोटा सा याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं सामने में
और एक चीज और हम जानते हैं कि जैसे ही सम में एक जोड़ते हैं ना, हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे देख लीजिए, 4 सम संख्या एक जोड़े तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 5 विषम संख्या है ना, तो उससे पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है। अगर आप विषम में एक जोड़ेगा तो पुनः सम मिलेगा। जैसे 5 विषम है, एक जोड़े सम मिल जाएगा, 6 हो जाएगा, सम मिलेगा। तो सम में जोड़िएगा एक तो विषम मिलेगा, विषम में जोड़िएगा तो सम मिलेगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि 2q क्या है, सम है। अगर 2q में एक जोड़ते तो विषम मिलेगा। यही काम नहीं यहाँ पर किया गया है। 2q में क्या कर दिया, हम एक ऐड कर दिए, तो इसका मतलब है कि 2q + 1 क्या हो गया, आपका विषम हो गया। ये क्या हो गया, विषम है, ठीक ना। तो हम एक चीज देख लिए कि सम संख्या का रूप किस में होता है, 2q में, 2q के रूप का होता है। और विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। यह चीज हमें साबित करना था। हम फाइनली बोल सकते हैं यहाँ पे कि अतः धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या टू क्यू के रूप का होगी रूप, और धनात्मक विषम संख्या 2q + 1 2q + 1 के रूप का होगा। ओके, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, एक काम कर सकते हैं, ये 2q के रूप का होता है और यहाँ पे विषम होता है 2q + 1 के रूप का। हम कुछ एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं कि कैसे होता है। ठीक, चलिए हम देखते इसका कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखते जानते इसमें क्या बोला है कि धनात्मक सम पूर्णांक जो है, ठीक ना, तो क्यू के रूप का है, यानी इसके साथ शेष में क्या है, 0 है। एक तरह से अगर हम देखिए ध्यान से तो क्या लगता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में और ये ऐड हो रहा है। ऐसा कौन सा होता है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ क्यू एक पूर्णांक बता दिया है, ये आपका भागफल है, ठीक ना, और ये आपका क्या है, भाजक है। क्या चीज़ है, भाजक है। भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, शेष दिया हुआ है। तो भाजक गुना भागफल और शेष जो दिया हुआ, तो कहने का मतलब शेष की जगह 0 है। तो अब सम संख्या में कहने का मतलब क्या है, अगर भाजक 2 लेते हैं तो आपको हमेशा शेष कितना होगा, 0 ही बचेगा। देख लीजिए, क्यों क्या भागफल के रूप में है ना, भागफल तो जो आने का है तो आएगा ही, पूर्णांक के रूप में ही आएगा। कोई भी नंबर लीजिए आप, जिसे 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको देखिए शेष 0 ही बचेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो कोई भी नंबर मतलब क्या, सम पूर्णांक। कोई भी नंबर मतलब क्या, अभी हम 2q किसका रूप है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है ना, हम धनात्मक सम पूर्णांक पर ही ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है और इसे आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से जैसे डिवाइड करने पर तो हमें क्या मिलता है, शेष में 0। तो यही बात बोल रहा है ना, शेष में 0 बचता है। हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, मान लीजिए 48 में, ये धनात्मक सम पूर्णांक है ना। अगर जैसे हम 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, कट गया 8, 2 चौके 8। देखते हैं फाइनली माइनस हो गया ना, तो क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, तो शेष कितना बचता है, 0 बचता है। यही बात नहीं ये बोल रहा है, हमेशा 2q के रूप का होगा, यानी शेष क्या होगा उसमें हमेशा 0 आएगा, ठीक ना। धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप का होगा। कहने का मतलब ये है, भाजक में 2 है, भागफल में के रूप में q चलता है, और आपका शेष जो है ना हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। शेष क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे।
मान लीजिए 9 ले लेते हैं, ये धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक है। इस 9 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, कितना बचा, 1 बचा शेष। शेष तो 1 बचेगा, ये भी तो कह रहा है ना। आप 13 ही काहे ले लीजिए, हम कहते हैं 133 ले लीजिए, 13 का 133 ले लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, घट के 1 आया, 3, 2 छक्के कितना हो गया, 12 हो गया, घट के कितना आया, 1 आया। तो हर हाल में शेष एक ही बचेगा अगर हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक जो है ना 2q के रूप का होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे शेष हमेशा 0 बचेगा। ओके, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना 2q + 1 के रूप का होगा, कहने का मतलब यहाँ पे हर हाल में शेष 1 बचेगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। ओके, हम तो प्रूफ करना से सीख चुके हैं, अब देखते हैं हम आगे। उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा इसमें टाइप अलग है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब देखिए वहां पर तो सम विषम था, यहाँ सम विषम नहीं बोला, सिर्फ बोला धनात्मक पूर्णांक, तो कहने मतलब सम विषम इसमें आ गया ऑटोमेटिक। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, 3m या 3m+1 के रूप। m क्या है, कोई एक पूर्णांक है। ओके, चलो देखिए कैसे बनाते हैं। हमें साबित किस पे करना, धनात्मक पूर्णांक में ना, इसका मतलब है कि हमें धनात्मक पूर्णांक को ही मानना पड़ेगा, मैं धनात्मक पूर्णांक को ही मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ऐसे मान लेते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ सम विषम से कोई मतलब नहीं है, हम सम विषम नहीं मानेंगे, ठीक ना, कोई धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर कितना हो जाएगा, ये 3, क्योंकि हमें किस रूप में लाना है, 3m या 3m+1 के रूप में लाना है, यानी भाजक के रूप में 3 काम कर रहा है, ठीक ना। तो b को तो हम भाजक लेके ही चलते हैं ना, v का वैल्यू 3 हो जाएगा। रीजन में क्या लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि संख्या 3m या 3m+1 के रूप का है, बस लिख दिए, इतना हो गया, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो क्या हो जाएगा, a बराबर BQ + R, जहाँ R का कंडीशन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b। इस हिसाब से हम जब बोले कि a बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह 3 है ना, तो 3q + कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। इसका मतलब है कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, तो हम इससे ये जानते हैं कि r के आखिर कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो r का तो कंडीशन हम सीधा से देखना है कि 0 के बराबर और उससे बड़ा होता है, लेकिन 3 से हमेशा छोटा होगा, हम ये लिख लेते हैं। इसलिए r के कुल संभावित मान, r के कुल संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 1 और 2 होगा। 3 तो हर हाल में नहीं होगा, क्योंकि 3 से लेस देन बोला, तो 3 तो शामिल नहीं होगा। हम इस r के भिन्न भिन्न मानों पर हम a तो पता कर सकते हैं ना, तो हम a ज्ञात करते हैं। तो कैसे, हम यहाँ लिखते हैं, स्पेस की कमी है, हम यहाँ लिखते हैं कि जब r बराबर 0 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, BQ + ये 3q है ना, 3q + 0, r का वैल्यू 0 है ना, हम ये r का वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, यानी फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 3q मिलेगा। लेकिन हमें सवाल a पे नहीं है, सिर्फ हमें बोला है सवाल क्या, ये जो 3m या 3m+1 के रूप में होगा, जब वर्ग करेंगे तब, वर्ग करने पर है, हम इसे क्या करते हैं, वर्ग करते, वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों बगल स्क्वायर लगा देते हैं, तो 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात याद रखिए, जब भी हम कोई प्रूफ करते हैं ना, दिखाते हैं, दर्शाते हैं,
चाहे ज्योमेट्री में हो या ट्रिग्नोमेट्री में हो या अर्थमेटिक में हो, तो हमें अपने मन से तो चलना ही है, लेकिन हम प्रूफ को देखते हुए चलते हैं, हमें प्रूफ में क्या मांगता है। अगर हम फुल फ्री होकर चलेंगे, हमें कुछ भी और आंसर निकल सकता है, गलत नहीं होगा, लेकिन वो मांगेगा कुछ और निकल हमें आएगा कुछ। हमें ये दिमाग में हमेशा रखना है कि वो जो मांग रहा है हमें उधर टर्निंग लेना है, हमें उसके लिए क्या करना होगा, ठीक ना। अगर हम अपने मन से चले और हम ये ध्यान नहीं दें कि प्रूफ में क्या मांगा है, हम गलत नहीं होंगे, लेकिन हमें आंसर कुछ और निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम ये ध्यान में हमेशा रखेंगे हमें मांग क्या रहा है। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3q होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर। लेकिन जानते हैं हमें क्या रखना है, 3m ग्रुप में रखना है ना। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, क्या बचेगा, तो 3q स्क्वायर बचेगा। इस q स्क्वायर को क्या कर दीजिए, q एक क्या है, q क्या है, एक पूर्णांक है। इन चीज को हम क्या करते हैं, हम यहीं लिख देते हैं, ठीक। q क्या है, एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक, ओके, ठीक है। जब q पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक होता है और खुद 3 एक पूर्णांक पहले से, यानी फाइनली ये सब मिलके क्या बनेगा, एक पूर्णांक बनेगा। अब कौन सा पूर्णांक बनेगा ये हमें उस वैल्यू नहीं लिखना है, प्रॉपर्टीज पे चल रहा है ये सवाल। ये सवाल पूर्णांकों के गुण पर आधारित है, एक्चुअल वैल्यू लेके हम सवाल को भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये फाइनली पूर्णांक बनेगा ना, तो इस पूर्णांक को क्या बोलते हैं, हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m, क्योंकि सवाल में हमें m लेके चलना है, ठीक ना। हम लिखेंगे कि यहाँ हर बार लिखते चलेंगे ए स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर तो 3m हुआ, ये नीचे में यहाँ लिख देंगे आगे में क्वेश्चन में, जहाँ ए बराबर नहीं, m बराबर 3q स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ओके। इतना तक तो हो गया। हम क्या करते हैं, इसे इरेज करते हैं, r इक्वल टू 0 पर निकालें ना, अभी हमें 1 और 2 बाकी है, ठीक। तो देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। r का मान कितना, 0 1 2 है ना, नहीं याद रखेंगे, 0 पे तो निकाल लिए। हम क्या करते हैं, r का मान अब लेते हैं 1, तो जब r बराबर 1 हो तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3q है ना, +1। लेकिन हमें तो ए स्क्वायर चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, 3q + 1 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। हम सीधी से बात जानते हैं, ये तो a + b का होल स्क्वायर चल गया ना, तो सूत्र जानते हैं ना इसका, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यही नहीं होता है, याद रखेंगे। तो कितना जगह 3q का स्क्वायर कितना जगह, डाइट कर रहे हैं हम 9q स्क्वायर + 2ab है ना, तो 2 तिया 6q + 1 b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। यानी हम इसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना, इन सब में क्या आएगा कॉमन, हमें सिर्फ नंबर लेना 3 लेना है, क्योंकि हमें 3m + 1 के रूप में साबित करना है ना। हम 3 लेंगे, क्यू को बाहर नहीं निकालेंगे, तो आता भी है तो नहीं लेंगे। अंदर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2q, और ये 1 बाहर में रह जाए, क्योंकि 1 से कॉमन हमें नहीं आया। देखिए हम 3q स्क्वायर तो हम पहले जानते हैं कि ये एक पूर्णांक है, क्यों q पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर फाइनली पूर्णांक मिलेगा, और 2q भी क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक ऐड करने पे क्या मिलता है, फाइनली पूर्णांक मिलेगा। यानी ये होल ये क्या है, पूरा का पूरा पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हम इसके बदला हम क्या लिखेंगे 3m, क्योंकि हर पूर्णांक को हम m ही बोलते हैं, चाहे उसका रूप कुछ भी क्यों ना हो, ठीक ना।
अब 45 भी पूर्णांक है और 450 भी पूर्णांक है ना। तो 450 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ फॉर्म बड़ा होगा, 45 को पूर्ण का फॉर्म तो छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो साबित किए अभी, ये 3q को जो m माने हैं, तो ये 3q स्क्वायर करने में लगे छोटी संख्या होगी। अब 3q स्क्वायर में यहाँ पे क्या हो रहा है, 2q ऐड हो रहा है, तो ना थोड़ा सा से बड़ी संख्या ही होगी, लेकिन होगी तो पूर्णांक ही ना। तो प्रॉपर्टीज पे सवाल चल रहा है, तो 3m प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो यहाँ लिखने क्या चीज़ कि जहाँ m बराबर क्या चीज़ है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर 2q। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3m प्लस 1 हो गया, तो हम r इक्वल टू 1 पर तो देख लिए, अब हम r इक्वल टू 2 पे देखते हैं। देखिए r इक्वल टू 2 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2, 2 तिया 6, 2 भी होता है ना, 2 तिया 6 दूनी 12 q प्लस 4 हो गया। एक काम कर सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस से लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इस 4 को लिख सकते हैं ना 3 प्लस 1 हो जा, कॉमन लेना। इन चारों में कॉमन, तीनों में सॉरी तीनों में कॉमन 3 तो आ जाएगा, बाद बाकी हमें कुछ नहीं लेना है। 4q प्लस 1, 12 में कितना बच गया, 1 बच गया। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, फाइनली सब मिलकर क्या मिलेगा, पूर्णांक ही देगा ना। ये कहीं ना कहीं तो m का ही रूप होगा और उससे भी बड़ी होगी। यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2a से बड़ी है, तो हम इसे बोल सकते हैं 3m प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर का रूप हम यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, 3m प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, स्क्वायर का रूप हम 3m प्लस 1। यानी कि किससे मतलब क्या पता चलता है कि अगर r का मान 3 भी होता ना तो हमें 3m प्लस 1 ही निकलता, आगे जो भी बढ़ते जाते हमें सेम टू सेम यही वैल्यू मिलेगा। सिर्फ शुरू में ही हमें क्या मिला था, r इक्वल टू 0 पे 3m, ठीक ना। r इक्वल टू 0 पे a और r कितना निकला था, 3m। तो हमसे तो यही कह रहा है ना कि यहाँ दो ही रूप के बारे में बात कर रहा है, एक तो कर रहा है 3m और दूसरा कर रहा है 3m प्लस 1 के रूप में बात कर रहा है। ये बार बार यानी इसका दो ही रूप होता है। अब इसको कितना चेक करेंगे ना, तो हमें या तो 3m मिलेगा या तो 3m प्लस 1 ही मिलेगा, ठीक ना। तो 3m तो हमें सिर्फ 0 पे मिलेगा, बाद बाकी हर जगह हमें 3m प्लस 1 ही मिलेगा, ठीक। तो हम अंत में ऐसे लिखते हैं कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहां m क्या चीज है, एक पूर्णांक संख्या, ठीक ना। पूर्णांक है तो रूप, जहाँ रूप हम देखते हैं q के फॉर्म बड़ी है, तो इसका कहने का मतलब इसका वैल्यू अधिक होगा, यहाँ m बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो करने मतलब क्या, ये छोटी, इसलिए m का वैल्यू क्या होगा, छोटी हो जाएगी। अब इसे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सही में
3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। देखिए कैसे, इसे इरेज करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही नहीं करा दिया, सिर्फ बोल रहा है कि वर्ग ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले जिसका वर्ग या तो 3m के रूप का होगा या तो 3m+1 के रूप का होगा। 3m का होना मतलब क्या, यहाँ पे साथ में क्या चीज़, 0 बचना, यानी यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, भाजक का काम कर रहा है। m क्या चीज़ है, तो ये भागफल का काम कर रहा है, और शेष में कितना है, 0। यानी कहने का मतलब है हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जिसका हम स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें शेष में 0 बचेगा। तो कहने का मतलब यही है, कोई भी आप नंबर ले ले, जो इच्छा करें। धनात्मक पूर्णांक बोला ना, हम मान लेते धनात्मक पूर्णांक में 4 ले लेते हैं, ओके। इसका बोला कि वर्ग कर दीजिए, आप क्या कीजिए, इसका वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिए, तो कितना हो जाता है 16। इस 16 को आप क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 5 15। देखिए कितना आया शेष में, 1 आया। देखिए हम बोल सकते हैं 3m+1 का, यानी कहने का मतलब 3 भाजक है, इसमें आप m की जगह पे कितना आ गया, 5 आया। m की जगह पे कितना आया, 5 आया। m बदलता रहेगा, जानते हैं m भागफल की जगह कभी m कभी क्यों लिखता है, क्योंकि भाजक को तो फिक्स करके सवाल में दे देता है। जैसे यहाँ 3 दे दिया, पिछले वाले सवाल में 2 दे रखा था। शेषफल का भी रूप दे देता है, नहीं कुछ दिखाता तो कहने का मतलब यहाँ शेष 0 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक। लेकिन भागफल को फिक्स नहीं करता है, क्योंकि सवाल बदलते रहने पर भागफल चेंज होता रहेगा। शेष और भाजक ये फिक्स है, लेकिन भागफल चेंज होता रहेगा। शेषफल का यहाँ पर 2 ही रूप है, या तो शेष 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, और भाजक तो 3 पहले से फिक्स कर दिया है। लेकिन भागफल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए कैसे, अभी तो 5 बचा ना, भागफल में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी m का वैल्यू कितना, यहाँ 5 है। हम सवाल बदल देंगे, देखिए 3 रहेगा, 1 आएगा, या तो शेष में 1 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे हम 4 लिए ना, ये सम संख्या का ही ना स्क्वायर किए थे। हम क्या करते हैं, इस बार कोई और अदर्स हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज डेट हम 10 ले लेते हैं, हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 10 का वर्क करने पर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 100 को क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से भाग देने पर 100 में क्या हो जाएगा, 3 तिया हमें कितना लगेगा, 9 1 0, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, क्या 1 बचा ना। तो भाजक तो 3 पहले से फिक्स है। देखिए 1 भी पहले से बता रखा है कि शेष में देख 2 ही रूप आएगा, या तो शेष में 1 बचेगा या तो 0 बचेगा। हमने सम संख्या को डिवाइड करा तो 1 बच रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भागफल के रूप में कितना निकल रहा है, 5, यहाँ पे कितना निकल रहा है, 33 निकल रहा है। 3 1 तो यहाँ पर भी है, 3 1 तो यहाँ पर भी है, लेकिन क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, भागफल चेंज कर रहा है ना। इसलिए भागफल को आप फिक्स करके सवाल में नहीं दे सकता है वो, इसलिए बोल रहा है m मान लिया कि पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे 5 निकल रहा है, छोटी संख्या, यहाँ पे क्या 33 है, ये थोड़ी बड़ी संख्या है। तो सीधी सी बात है कि आप सिंगल तभी प्रूफ में देख रहे होंगे कि कहीं 3q को हमने 3q² को m माना, तो कहने मतलब कि वहाँ भागफल छोटा है, तो छोटी संख्या है वहाँ पे। एक जगह देखिए 3q² + 2q निकल रहा है, कहने का मतलब थोड़ा सा भागफल में चेंजिंग हुआ है, कहने मतलब कि पहले से थोड़ी सी बड़ी संख्या भागफल के रूप में आई है, ठीक ना। हम तीसरे में देखिए 3 पद में है, कहने मतलब क्या, भागफल और बड़ी हो गई, ठीक ना। हम भाज्य बढ़ाते जाएंगे, भागफल में वृद्धि होगी ना, हम भाज्य छोटा करेंगे तब ना भागफल का वैल्यू भी कम होगा। यहाँ पे देखिए भाज्य में कितना रखे थे, हम यहाँ भाज्य में रखे थे 16, हमें भागफल उसी के अकॉर्डिंग निकला 5। हम यहाँ पे कितना रखे भाज्य में 100 रखे हैं, हमें भागफल उसी अकॉर्डिंग मिला कितना 33 मिला, ठीक ना। इसलिए वो भाजक को और शेष को फिक्स कर देता है, लेकिन भागफल को वो कुछ मानकर ही लेता है, जानता है कि वो चेंज करेगा हर सवाल में, हर तरह से आएगा वो, ठीक ना। ये तो सम संख्या को लेकर हम देख लिए, हम एक विषम संख्या को भी लेकर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि सम लेने पर हमें एग्जाम शेष में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है कि शेष 0 भी तो बचेगा। देखिए 0 कब बचता है, तो हम विषम लेंगे ना तब 0 बचेगा। देखते हैं कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। तो विषम संख्या के लिए रूप क्या होता है, 3m+1, ये बताएं हम कि ये भागफल होगा,
ठीक, ये सवाल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन ये भाजक फिक्स है और ये शेष, तो सॉरी ये नहीं लेना था मुझे, यहाँ शेष में कितना है हमें 0 रखना, तो शेष कहता है कि वो हमेशा 0 रहेगा। देखिए कैसे, अभी तो सम लिए थे ना, इस बार भी सम ले लेते, जैसे मान लीजिए हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 3 9 कट गया, तो यहाँ शेष कितना हो गया 0 बच गया ना। तो हम इस अनुसार से कह सकते हैं कि भाजक तो 3 है, डेफिनेटली शेष 0 बच गया, तो ये भागफल कितना हो गया 3 हो गया। अगर हम और कोई दूसरे नंबर लेते, जैसे मान लीजिए हम 11 ले लेते हैं, ठीक, सम है, 11 का स्क्वायर कर लेते तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ओके, 121 को 3 से डिवाइड कीजिए, 121 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, कट गया 1 आया, नहीं लगा 0, कितना बचा 1 बच गया। तो एक बात ये समझ में आई होगी कि हमेशा सम संख्या को डिवाइड करने पर ही हमें 1 बचता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें विषम संख्या के वर्ग को भी हमने डिवाइड किया तो 1 बचता है, ठीक ना, 0 भी बचेगा और 1 भी बचेगा। ठीक, जैसे कि और कोई नंबर ले लेते हैं, हम उसे स्क्वायर करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए सपोज डायरेक्ट हम 13 ही ले लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 196, जैसे 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना बचता है 3 बचे 15 आया 1 9 और 3 छके 18, कितना हो गया 1। देखिए शेष 1 बचा ना, यानी हर बार हम देख रहे हैं क्या चीज, भाजक 3 रहने पर ना या तो 1 आता है शेष में या तो 0 आता है, सिर्फ चेंज क्यों होता है तो भागफल चेंज होता है। वजह क्या है, क्योंकि भाज चेंज होना, भाज बढ़ी तो भागफल उसी के अकॉर्डिंग होगा, भाज छोटी हो जाएगी तो भागफल भी उसी के अकॉर्डिंग छोटी हो जाएगी, ठीक ना। और कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें 0 कहाँ मिलेगा, देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो हमें 0 बचेगा। तो हम 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 9 81, 3 से 81 में भाग दीजिए तो 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 सत्ते 21। देखिए फाइनली कितना बचा 0 बचा ना, भाजक 3 रहने पर शेष कितना आया 0 आया, तो कभी 1 कभी 0, चेंज कौन कर रहा है भागफल, वजह क्या है भाज के बदलना, ठीक ना। इसीलिए सवाल में क्या करता है भाज को कुछ मान लेता है और भाजक को और शेष को क्या करता है वो दिखा देता है, देखिए इतना ही आना चाहिए, कभी 0 तो कभी 1। तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी हम पूर्णांक संख्या ले लेंगे ना, उसका वर्ग करेंगे ना, उसका 2 ही हमें फॉर्मेशन मिलेगा, 2 ही रूप मिलेगा। भाजक अगर हम 3 रखते हैं तो शेष में या तो हमें 0 मिलेगा या तो हमें 1 मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, हम ये भाजक बदल देंगे तब फिर इसका रूप भी बदल जाएगा, इसका 2 ही रूप है ना, हो सकता है 3 रूप भी मिले, 1 रूप भी मिले, 4 भी मिले, ये आप प्रैक्टिकल करते रहिएगा, ठीक। और इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।